पिछली कक्षा में आपको बताया गया था वृत्त, उसकी परिभाषा, वृत्त के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु परिभाषिक बिंदु होते हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, जीवा, चाप, इन बिंदुओं को ही हम आगे लेते हुए अभी उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आएगी जीवा। तो ये एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त का जो केंद्र बिंदु जिसको हम ओ से व्यक्त करते हैं, ओ से, और वृत्त की जो परिधि है, परिधि पर स्थित दो बिंदु लेंगे, बिंदु ए, बिंदु बी। तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच का जो भाग है वह वृत्त का चाप कहलाता है। अब वृत्त का चाप ए से बी तक वृत्त का चाप है, और इन दोनों बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाया जाए तो वह वृत्त की जीवा कहलाती है, जीवा ए बी। और इसी को परिधि के हिस्से में लेंगे तो चाप ए बी, इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, चाप ए बी। चाप परिधि के दो बिंदु ए से बी को मिलाने पर चाप ए बी, संकेत में लिखेंगे इस प्रकार से, ए बी के ऊपर ये चाप ए बी कहलाएगा। अब चाप ए बी के दोनों छोर ए और बी को सीधी रेखा से मिलाया जाए तो वह जीवा कहलाता है, जीवा ए बी। पिछली कक्षा में आपको बताया गया था वृत्त में अनेक जीवाएं होती है, उन जीवाओं में से वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह वृत्त का व्यास कहलाता है। तो वृत्त का व्यास भी एक जीवा है जो केंद्र बिंदु से होकर जाती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। अभी हम देखेंगे वृत्त एवं चापों की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता शब्द से आप परिचित हैं, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है। रेखाखंडों की लंबाई, दो रेखाखंड यदि हम लेते हैं, दोनों की लंबाई यदि समान है तो कहते हैं सर्वांग सम है। त्रिभुजों की सर्वांग समता आपने पढ़ा है, दो त्रिभुज लेके चलते हैं, दोनों त्रिभुजों की आकृति और आकार दोनों समान है, या उसमें एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दिया जाए और एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतः ढक लेता है, या पहला त्रिभुज दूसरे को या दूसरे त्रिभुज पहले को, तब उसको हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से कक्षा 9वीं में, पिछली कक्षा में आपने रेखाखंड और त्रिभुजों के बारे में सर्वांग समता पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वृत्त एवं चापों की सर्वांग समता। तो दो वृत्त सर्वांग सम कब होते हैं ये देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं पहला वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है, इसको व्यक्त करेंगे सर्कल C के लिए, C केंद्र बिंदु O, और इसके त्रिज्या मान लेते हैं R। इस बिंदु तक एक और वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र बिंदु O' लिया और परिधि के बिंदु P तक, O से P इसकी दूरी S से व्यक्त करते हैं, तो ये कहलाएगा CO'S। ब्लैक बोर्ड में आपको दो वृत्त दिखाई दे रहा है। पहले वृत्त का केंद्र बिंदु O, त्रिज्या R, COR। दूसरा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O' और त्रिज्या O से P तक त्रिज्या S है, उसको लिखा गया है CO'S। दो वृत्त, पहला COR और दूसरा CO'S। हमको देखना है दोनों वृत्त सर्वांग सम कब होंगे। अभी आपको बताया गया था एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रख दिया जाए और वह आकृति दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो दोनों आकृति सर्वांग सम होते हैं। देखेंगे पहला वृत्त दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाए, ढका जाए तो ढकेगा, तो O और O' दोनों को संपाती रखना है, मतलब O के ऊपर O' को रखते हुए पहले वृत्त को दूसरे के ऊपर रखा जाए तो
दोनों, पहला वृत्त या इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे वृत्त को ढक लेता है तो दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे। उस स्थिति में दोनों वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी दो वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सदैव सर्वांग सम होते हैं। यह सर्वांग समता के लिए कंडीशन है, पर्याप्त यही कि उनके त्रिज्याएं समान हों। तो यहाँ पर जो आपको ब्लैक बोर्ड में चित्र बताया गया है, O से A त्रिज्या R और O' से P त्रिज्या S दोनों यदि समान हैं तब हम कहेंगे, यदि त्रिज्या R और त्रिज्या S दोनों समान है तब हम कहेंगे कि पहला वृत्त COR तथा दूसरा वृत्त CO'S ये दोनों सर्वांग सम है। तो वृत्त की सर्वांग समता आपको स्पष्ट हो गया। दो वृत्त सर्वांग सम है यदि और केवल यदि उनके त्रिज्या समान है। या उसको ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं तो दोनों वृत्त सर्वांग सम होंगे। अब आता है चापों की सर्वांग समता। पहले चित्र आपको बताया गया था। चापों की सर्वांग समता में इसके पहले देखा जाएगा अंशमाप। अंशमाप का शाब्दिक अर्थ होता है वृत्त का केंद्रीय कोण, या उसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण। तो अब यहां पर हम पढ़ेंगे चाप का अंशमाप। चाप का अंशमाप का तात्पर्य हुआ कि वृत्त के किसी चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण। चाप के अंशमाप का तात्पर्य हुआ कि वृत्त के किसी चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण। इसके लिए हम इस चित्र में लेके चलते हैं जो पहले चित्र आपको ब्लैक बोर्ड में बना हुआ है। पहला जीवा चाप AB। चाप AB के दोनों छोर A और B को केंद्र बिंदु O से मिला दिया जाए तो इस प्रकार से चाप AB के द्वारा केंद्र पर एक कोण बनता है AOB। कोण AOB चाप का अंशमाप। तो दिए हुए वृत्त में COR में चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है। केंद्र पर बना कोण का मतलब हुआ चाप के दोनों छोर चाप के दोनों छोर A और B दोनों को केंद्र से मिलाने पर केंद्र पर बनने वाला कोण जिसको हमने लिखा कोण AOB, और उसी को अंशमाप के रूप में व्यक्त करना है तो उसी कोण AOB को MAB ऐसा भी लिखा जाता है और इसी को कहते हैं चाप AB का अंशमाप। चाप की सर्वांग समता के पहले हमको अंशमाप समझना होगा। तो अंशमाप मैंने आपको बताया वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण। चूंकि चाप का अंशमाप पढ़ना है
तो चाप के अंश माप के लिए दिए गए वृत्त के किसी चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण। तो हमने जो ब्लैक बोर्ड में जो चित्र बनाया था उसमें हमने चाप लिया था AB, और चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण यदि AOB है, केंद्र पर बनने वाला कोण AOB है, तब उस कोण AOB को MAB से व्यक्त करेंगे, जो उस चाप AB का अंश माप कहलाएगा। फिर अगले टॉपिक में देखेंगे चापों की सर्वांग समता। ये हमने आपको अभी अंश माप बताया। अंश माप का तात्पर्य मतलब ही होता है वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। चाप AB लिया और चाप AB का केंद्र पर बनने वाला कोण AOB, और उसी को हम इस संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, या उसी को ऐसे शब्द समझ सकते हैं, कोण AOB इक्वल MAB। ये आपका अंश माप स्पष्ट हुआ। अब चाप के अंश माप के बाद हम देखेंगे चापों की सर्वांग समता। वृत्तों की सर्वांग समता के लिए 2 वृत्त लिया था, चापों की सर्वांग समता के लिए भी 2 चाप लेंगे। एक वृत्त लिया जिसका केंद्र बिंदु O, पहला चाप A से B, दूसरा चाप P Q। चाप AB के दोनों छोर A और B को केंद्र से मिलाया, कोण बना AOB। चाप PQ के दोनों बिंदु P और Q को केंद्र से मिलाया, तो कोण बना POQ। AOB कहलाएगा चाप AB का अंश माप, और POQ कहलाएगा चाप PQ का अंश माप। अब यदि दोनों चाप AB और PQ के अंश माप MAB MPQ MAB चाप AB का अंश माप, MPQ चाप PQ का अंश माप, दोनों समान हैं, तो हम कह सकते हैं कि चाप AB और चाप PQ सर्वांग सम होंगे। वृत्तों की सर्वांग समता के लिए अभी आपको बताया गया उनकी त्रिज्याएं समान होनी आवश्यक है। वैसे ही चापों की सर्वांग समता के लिए दोनों चापों के अंश माप समान होना चाहिए। यदि दोनों चाप AB का अंश माप MAB, चाप PQ का अंश माप MPQ दोनों यदि बराबर है, अर्थात दोनों चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण यदि समान है, कोण का माप यदि समान आता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि चाप AB का अंश माप, चाप PQ का अंश माप दोनों बराबर है, तब दोनों चाप सर्वांग सम होंगे। इस प्रकार से चाप सर्वांग सम होने का मतलब हुआ कि A से B तक की लंबाई परिधि का एक हिस्सा है A से B, जिसको हम चाप AB कहा, हमने AB कहा, तो A से B की लंबाई और P से Q की लंबाई, दोनों की लंबाई समान है। चापों की सर्वांग समता का मतलब हुआ चाप AB और चाप PQ सर्वांग सम है। इसका तात्पर्य हुआ कि चाप AB और चाप PQ दोनों की लंबाई समान है। यह हो गया चाप की सर्वांग समता।
तो चाप की सर्वांग समता का मतलब दोनों चाप की लंबाई समान है और अर्थात उसके केंद्र दोनों चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण समान होता है। अब इसके आगे 2 मिनट फिर बताएंगे। जीवा की बात आई थी, जीवा आपको बता दिया गया था। इसमें जीवा एक वृत्त लिया जिसका केंद्र बिंदु O है, त्रिज्या R है, COR। इसमें एक जीवा लेते हैं, पहला परिधि पर बिंदु A, दूसरा बिंदु B, दोनों छोर को मिलाया तो जीवा AB बन गया। तो वृत्त COR की जीवा AB। अब इस प्रकार जीवा AB वृत्त को 2 भागों में बांटता है। जैसे ही हम परिधि पर स्थित बिंदु A और B को एक सीधी रेखा से मिलाते हैं तो यह जो रेखा है इस वृत्त को 2 भागों में बांटता है। परिधि के 2 हिस्से होते हैं, एक छोटा वाला भाग, छोटा हिस्सा, ये यदि छोटा है तो वो कहलाएगा चाप AB। यहां से ये वाला भाग चाप AB, लघु चाप, और चाप B से A तक, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है इस चाप की लंबाई अधिक है और चाप AB की लंबाई कम है। तो चाप AB की लंबाई कम है, लघु चाप कहलाएगा, और चाप B से A तक, चाप BA की लंबाई अधिक है तो वह दीर्घ चाप, चाप BA की लंबाई अधिक है तो वह दीर्घ चाप कहलाएगा। आपको बताया गया था अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कब होता है उसके लिए देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से होता हुआ एक जीवा खींचेंगे जो व्यास है। यदि AB व्यास है, जो उसके केंद्र AB व्यास है, तब इस प्रकार से वृत्त 2 हिस्से होते हैं और दोनों हिस्सों वृत्त का अर्धवृत्त कहलाता है। अब इस अर्धवृत्त का अंशमाप क्या होगा, अभी आपको बताया गया था अंशमाप। तो उस स्थिति में अंशमाप के लिए लेते हैं चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण और BA के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। तो इस स्थिति में दोनों ही चापों के द्वारा केंद्र पर समान कोण बनता है और दोनों ही कोणों का मान 180 अंश होता है। तो अर्धवृत्त का अंशमाप 180 अंश होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको बाद में हम सिद्ध भी करेंगे प्रमेय की सहायता से। अभी केवल याद रखिएगा कि किसी भी अर्धवृत्त का अंशमाप मतलब अर्धवृत्त के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। तो पहला अर्धवृत्त A से B, दूसरा अर्धवृत्त B से A, इस प्रकार से वृत्त 2 अर्धवृत्त हुए तो दोनों का अंशमाप अर्धवृत्त AB, अर्धवृत्त BA, B2A, ऐसा। तो BA का अंशमाप भी 180 अंश। व्यास AB वृत्त को 2 भागों में बांटता है। अर्धवृत्त AB उसका अंशमाप 180 अंश, अर्धवृत्त BA का अंशमाप भी 180 अंश, और दोनों को मिलाएं तो चाप AB A से B और B से इस प्रकार से पूरा वृत्त बन जाता है। अर्थात संपूर्ण वृत्त का, एक वृत्त का अंशमाप दोनों चाप को मिलाने से दोनों के अंशमाप का योगफल होता है, अर्थात 360 अंश होगा। तो आप लोगों के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें मिल गई यहां पर कि किसी अर्धवृत्त का अंशमाप 180 अंश होता है और किसी भी वृत्त का अंशमाप 360 अंश होता है, चाहे उसका त्रिज्या कितना ही हो, त्रिज्या कम हो या अधिक हो,
उससे कोई फर्क अंतर नहीं आता। किसी भी वृत्त का अंश माप 360 अंश अर्थात वृत्त के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 360 अंश ही होता है। अर्ध वृत्त का अंश माप आधे वृत्त का अंश माप 180 अंश होता है, शेष आधे वृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। अब इसी के आगे हम चलेंगे लघु चाप और दीर्घ चाप में। तो लघु चाप अभी आपको बताया गया, यदि वह जीवा व्यास से छोटा है, यदि वह जीवा व्यास से छोटा है तो परिधि का छोटा भाग लघु चाप कहलाएगा। तो लघु चाप का अंश माप, लघु चाप का अंश माप 180 अंश से कम होता है। चाप बी ए जो दीर्घ चाप है, उस दीर्घ चाप का अंश माप 180 अंश से अधिक होता है। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, लघु चाप ए बी, तो लघु चाप ए बी, लघु चाप बी ए को मैं इधर लिखता हूं, लघु चाप ए बी का अंश माप दीर्घ चाप बी ए का अंश माप और दोनों का योगफल 360 अंश होता है। संपूर्ण वृत्त बनाता है, लघु चाप और दीर्घ चाप मिला करके एक संपूर्ण वृत्त बनाता है। तो लघु चाप का अंश माप और दीर्घ चाप का अंश माप दोनों के अंश माप का योगफल 360 अंश होता है। इसकी सहायता से हम दोनों चाप में से यदि कोई एक चाप का अंश माप दिया है तो दूसरे चाप का अंश माप ज्ञात कर सकते हैं। लघु चाप का अंश माप ज्ञात है, दीर्घ चाप का अंश माप निकाल सकते हैं। दीर्घ चाप का अंश माप ज्ञात है तो 360 अंश में घटा करके लघु चाप का अंश माप ज्ञात किया जा सकता है। पक्षांतर के नियम आप जानते हैं। इस अंश माप को पक्षांतर कर देंगे दाएं पक्ष में 360 से 360 में घटाएंगे तो लघु चाप का अंश माप और दीर्घ चाप के अंश माप को घटाएंगे तो लघु चाप का अंश माप आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका वृत्त एवं चापों की सर्वांग समता स्पष्ट हो गया। दोनों वृत्तों की सर्वांग समता त्रिज्या समान होती है तो, और दो चाप सर्वांग सम होते हैं यदि उनके अंश माप समान हो। यहां तक हो गया। लघु चाप का अंश माप हमने देखा अभी 360 अंश से कम होता, 180 अंश से कम होता है। दीर्घ चाप का अंश माप 180 अंश से अधिक होता है और दोनों लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों का अंश, दोनों के अंश मापों का योगफल सदैव 360 अंश होता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, सर्वांग समता के लिए, वृत्तों की सर्वांग समता के लिए उनके त्रिज्याएं समान हो। अभी इस पर एक प्रमेय बताएंगे आपको, प्रमेय बताएंगे। प्रमेय में लिखा है, पहला प्रमेय है आपके टॉपिक में, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हों तो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। इसी कथन को भी दूसरे प्रकार से हमने आपको बताया था, दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। अब इस कथन को पलट दिया गया है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो तो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। सामान्य सी बात है। अब यहां पर देखेंगे, कथन में कहता है दो वृत्तों के त्रिज्याएं बराबर हो, तो इसके लिए दो वृत्त लेते हैं। पहला वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O और त्रिज्या R, COR। दूसरा वृत्त लेंगे, केंद्र बिंदु O' और
O से P त्रिज्या S अर्थात C O डैश S। दो वृत्त COR केंद्र बिंदु O त्रिज्या R, दूसरा वृत्त C केंद्र बिंदु O डैश त्रिज्या S। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो दिया है प्रमेय के कथन में कि वृत्त दो वृत्त COR तथा CO डैश S में त्रिज्याएं बराबर हों, अर्थात पहले वृत्त की त्रिज्या R, दूसरे वृत्त की त्रिज्या S दोनों समान हैं। ये आपको दिया हुआ है। हमको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जब त्रिज्या समान होते हैं तो दोनों वृत्त सर्वांग सम होते हैं। तो दो वृत्त कौन कौन से? COR और CO डैश S सर्वांग सम होते हैं। ये हमको दिखाना है। इसके लिए चित्र बना हुआ है। सामान्य रूप से हम चित्र में जैसे ब्लैक बोर्ड में बना हुआ है या हम अपनी कॉपी में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दो एक समान त्रिज्या के वृत्त बना लीजिए और दोनों चूंकि दोनों की त्रिज्या समान है तो दोनों की साइज आकार भी एक जैसा होगा और आकार एक जैसा होने के बाद एक वृत्त को दूसरे वृत्त के ऊपर, दूसरे वृत्त को पहले वृत्त के ऊपर या दोनों में से किसी एक को दूसरे पर ढकना जो अध्यारोपण कहलाता है। यदि इस प्रकार से ढका जाए और उनके केंद्र इस प्रकार से ढका जाए कि केंद्र बिंदु O और O डैश समपाती हो, मतलब एक के ऊपर एक हो, तो उस स्थिति में यदि दोनों वृत्त ढक लेते हैं तो दोनों वृत्तों को हम सर्वांग सम कहेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल ये सामान्य रूप से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि अब उसमें उत्पत्ति में बताएंगे। दोनों वृत्तों के केंद्र बिंदु O तथा O डैश को समपाती, दोनों वृत्तों के केंद्र O तथा O डैश को समपाती रखकर एक दूसरे वृत्तों को, एक दूसरे वृत्त को ढका जाए। दो मिनट। दोनों वृत्त, थोड़ा चेंज बदलता हूं शब्दों को, दोनों वृत्तों COR तथा CO डैश S को इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर ढका जाए कि केंद्र बिंदु O तथा O डैश समपाती हों और दोनों आकृति
पूर्णतः ढक जाए अर्थात एक हो जाए। देखिए, उत्पत्ति के लिए या उसको सिद्ध करने के लिए हमको दिया क्या हुआ है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान है। तो हमने पहला वृत्त लिया COR जिसकी त्रिज्या R और दूसरा वृत्त लिया CO' जिसकी त्रिज्या S। समान त्रिज्या समान है अर्थात R और S दोनों आपस में समान हैं। सिद्ध करना था दोनों को सर्वांग सम, तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए दोनों वृत्त COR तथा CO' को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार ढकें कि दोनों के केंद्र बिंदु O तथा O' संपाती हों। संपाती मतलब एक के ऊपर एक रखा जाए, और ऐसा करने से यदि एक आकृति दोनों को पूर्णतः ढक ले अर्थात दोनों दो अलग अलग आकृति ना होकर के एक आकृति हो जाए, तब हम कहते हैं कि दोनों वृत्त सर्वांग सम हैं। कोई भी आकृति सर्वांग सम तक आपको बताया गया था, कोई भी दो आकृति सर्वांग सम कब होते हैं, जब दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लें। यहाँ हमने क्या देखा कि दोनों वृत्तों को हम एक के ऊपर एक, दोनों के केंद्र बिंदु O तथा O' को संपाती रखते हुए ढकते हैं, तो दोनों आकृति पूर्णतः ढक जाते हैं और एक हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आकृति जब एक दूसरे को ढक लेते हैं तो दो वृत्त आपस में सर्वांग सम होते हैं। तब इस प्रकार केंद्र वृत्त COR और वृत्त CO' सर्वांग सम हुए। ये हमको सिद्ध करना था। COR और CO' सर्वांग सम होते हैं। तो हमने सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर ढक के देखा, और दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लेते हैं अर्थात वो एक हो जाते हैं। अर्थात दोनों वृत्त अलग अलग ना होकर के एक ही आकृति के हैं, दोनों के त्रिज्याएं समान है, वो आपस में सर्वांग सम है। इस प्रकार से पहला प्रमेय आपका खत्म हुआ। अगला प्रमेय और देखेंगे इसके आगे। ये प्रमेय था दोनों वृत्तों के त्रिज्याएं समान हों तो सर्वांग सम होते हैं, वृत्त सर्वांग सम होते हैं। यदि अगला प्रमेय है, यदि दो सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, यदि दो सर्वांग सम वृत्तों के चाप समान हों तो संगत जीवाएं समान होती हैं। प्रमेय का कथन कहता है दो सर्वांग सम वृत्तों के चाप समान हो, दोनों चाप समान हो तो संगत जीवाएं समान होती है। तो इसके लिए दो सर्वांग सम वृत्त पहले खींच लेंगे। पहला वृत्त ये COR जिसका केंद्र बिंदु O और त्रिज्या R, दूसरा वृत्त CO'S केंद्र बिंदु O' और त्रिज्या S।
दो वृत्त दिया हुआ है। अब यहाँ दोनों सर्वांग समवृत्तों के चाप समान हो तो यहाँ पर दो चाप लेंगे। पहला चाप, पहले वृत्त पर चाप लेंगे AB, पहले वृत्त का चाप AB और दूसरे वृत्त का चाप PQ। तो सर्वांग समवृत्तों के चाप समान हो तो संगत जीवाएं समान होती है। तो सर्वांग समवृत्त के लिए हमने COR और CO' लिया। वृत्त COR और CO' में R = S, S की दो जीवाएं दो चाप AB व PQ हैं। पहले वृत्त COR में चाप AB, दूसरे वृत्त CO' में चाप PQ। हमको सिद्ध करना है चाप समान हो, वृत्तों के चाप समान हो, ये दिया हुआ है। तो चाप AB और चाप PQ दोनों की लंबाई समान है अर्थात चाप सर्वांग सम है। तो हमें सिद्ध करना है संगत जीवा, चाप AB के लिए संगत जीवा हो जाएगा AB, चाप PQ की संगत जीवा PQ। इसको ऐसा एक रेखा द्वारा भी बता सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि चाप AB की जीवा AB और चाप PQ की जीवा PQ दोनों समान होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमको क्या अतिरिक्त करना होगा, क्योंकि मैं चित्र में पहले कर चुका, हमको क्या करना था, O से A को मिलाना, O से B को मिलाना, ऐसे ही O से P को मिलाना और O से Q को मिलाना। तो O से A तथा B को मिलाना, O' से P तथा Q को मिलाया। अब जीवा AB और जीवा PQ, तो S जीवा AB जीवा PQ। अब चित्र आपके ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए और आप प्रयास कीजिए कि इस चित्र से आपको कौन कौन सी जानकारी है जो पता चलता है, जो आपको अभी बताया गया उससे संबंधित। तो दो, इसमें सबसे पहली बात सर्वांग समवृत्त हैं तो दोनों के त्रिज्याएं समान होंगी। वृत्त COR CO' के दो चाप AB और PQ हैं, तो चूंकि दोनों वृत्त सर्वांग सम है तो त्रिज्या R और त्रिज्या S समान होंगी, अर्थात भुजा OA और भुजा OP ये दोनों समान होंगे। त्रिभुज चाप कथन कारण कोण AOB, या इसको ऐसा कर सकते हैं, भुजा OA
और भुजा OP, भुजा OA और भुजा OP ये दोनों समान क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है। सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए O से A जो वृत्त की त्रिज्या R है और O से P वृत्त की त्रिज्या S है, दोनों आपस में समान होंगे, अर्थात संगत भुजा OA और संगत भुजा OP, OA की संगत भुजा O'P समान हुआ। दूसरे भुज और कोण AOB, कोण AOB और कोण POQ, कोण AOB और कोण POQ ये दोनों समान क्यों हैं? PO'Q ये दोनों कोण हैं चाप AB का अंशमाप कोण AOB, चाप PQ का अंशमाप कोण PO'S। अर्थात यदि हमें आपको बताया था कि दो चाप समान होते हैं तो उनके दो चाप समान हैं तो उनके अंशमाप भी समान होंगे, इसलिए यदि चाप AB और चाप PQ सर्वांग सम है तो उनके द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण भी समान होंगे, तब कोण AOB और कोण PO'Q समान है। साथ ही साथ भुजा OB, पहले वृत्त की भुजा OB और दूसरे वृत्त की भुजा O'Q ये भी समान है, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्याएं हैं और हम जानते हैं कि सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। इस प्रकार से देखिए चित्र के हिसाब से OA और OP भुजा है, ये दोनों कोण हैं, और OB और O'Q ये भी भुजा है। तो त्रिभुज AOB यहाँ पर लिखना था, त्रिभुज AOB और त्रिभुज PO'Q, AOB और त्रिभुज PO'Q में भुजा O एक संगत भुजा O'P, कोण AOB की संगत कोण PO'Q और OB की संगत O'Q समान है, अर्थात हम इसको भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AOB और त्रिभुज PO'Q सर्वांग सम है कह सकते हैं। सर्वांग समता भुजा कोण भुजा, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके प्रत्येक संगत अवयव समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के सभी संगत अवयव समान होते हैं, तो चूंकि त्रिभुज AOB और त्रिभुज PO'Q सर्वांग सम है, अतः AOB और PO'Q की संगत भुजा AB और PQ भी समान होंगे। इस प्रकार भुजा AB और भुजा PQ स्पष्ट नहीं होगा, भुजा AB त्रिभुज AOB की भुजा और इसके संगत त्रिभुज PO'S में भुजा PQ दोनों समान हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि सर्वांग सम वृत्तों के चाप सदिश समान हैं। चाप यदि समान है तो उनकी संगत जीवाएं समान होती है, वो हमने भी सिद्ध किया। जीवा AB और जीवा PQ समान होता है। तो दो सर्वांग सम वृत्तों की यदि चाप समान हो तो उनकी संगत जीवाएं समान होती है। इसके लिए हमने दो वृत्त लिया, चाप समान है ये दिया हुआ है, उनकी जीवाओं को समान सिद्ध करना था। उसके लिए हमने क्या किया, O से A तथा B को मिलाया, O' से P तथा Q को मिलाया, त्रिभुज AOB और त्रिभुज PO'Q बना। और त्रिभुज AOB में भुजा OA के संगत OP समान है, दोनों कोण समान है क्योंकि अंशमाप समान होते हैं समान चापों के। OB और O'Q ये दोनों समान
है। इस प्रकार से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। अतः संगत भुजा AB AOB की भुजा AB और दूसरे त्रिभुज PO'Q की संगत भुजा PQ समान हुए। इस प्रकार से हमारा प्रमेय सिद्ध हुआ कि दोनों चाप आपस में, दोनों जीवाएं आपस में समान होती है। हमने सिद्ध किया भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता आपने पिछली कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा। एक त्रिभुज के दो भुजा उसके बीच का कोण, त्रिभुजा OA और OB उनके बीच का कोण, OA और OB उनके बीच का कोण, OP और O'Q उनके बीच का कोण, दो भुजा उसके बीच के कोण यदि समान हो तो उसे हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से यह प्रमेय सिद्ध होता है और इस प्रकार से आपका प्रमेय सिद्ध हुआ। हमने सिद्ध किया कि चाप जो सर्वांग समवृत्तों के चाप समान हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। अगली कक्षा में इसके विलोम को सिद्ध करेंगे कि जीवा समान होते हैं तो उनके चाप समान होंगे। धन्यवाद, कल देखेंगे अगले।